नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। अब तक हम लोगों ने वर्णमाला के वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने वर्णों में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण वियोजन, वर्णों के उच्चारण स्थान और साथ ही साथ किस प्रकार से हम वर्णों को अलग अलग तरह के प्रश्नों के साथ करेंगे उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से शब्द की शुरुआत होगी और शब्द से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब वास्तव में जो हमने नींव रखी है वर्णमाला में, उस नींव का लाभ और नींव का असली जायजा यहाँ मिलेगा जब हम शब्द पढ़ने आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शब्दों की। और शब्दों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्द होता क्या है। इस पूरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि शब्द क्या होता है, शब्द कितने प्रकार का होता है, किन किन आधारों पर शब्दों को बांटा जाता है, जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इन्हीं क्रम में हम यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमेशा प्रश्न आता है। हम इसी क्रम में रूढ़, यौगिक और योग ऋण शब्दों को पढ़ेंगे जहां से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो शब्द विचार वाली श्रृंखला है, ये अति महत्वपूर्ण होगी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे आज ही जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग का रिजल्ट आया है। इस जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में इस हिंदी का इतना योगदान था कि इस हिंदी को अच्छा करने वाले छात्र ही टाइप टेस्ट दिए हैं और आज वो उनका रिजल्ट आया, वो पास हुए हैं। तो ऐसे छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में, नए साल में उन्हें नई खुशियां मिली हैं, उनका जीवन आगे बढ़े। और जो लोग अभी इस परीक्षा में असफल हुए हैं वो लोग भी फिर से तैयारी करके आने वाली परीक्षाओं में प्रतिभाग करके अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में जैसे कि चर्चा चल रही है लेखपाल के बारे में, लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लगभग 7,000 कुछ सीटें हैं, 7,000 8,000 के बीच में कुछ सीटें हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। जिन छात्रों ने पीईटी की परीक्षा दी है उन्हें इसमें मौका मिलेगा। अब बात इस पर तय नहीं हो पा रही है कि क्या पीईटी में कुछ क्राइटेरिया तय होगा कि 50% वाले को मिलेगा, 50 परसेंटाइल वाले को मिलेगा, 50 नंबर वाले को मिलेगा, या हो सकता है कि उन सबको मौका मिल जाए जो लोग इस पेट के एग्ज़ाम में बैठे थे। जैसे अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसका नाम है एएनएम की परीक्षा, एक नर्सिंग की परीक्षा है। उस परीक्षा में ये कर दिया गया कि जो लोग भी पीईटी की परीक्षा में बैठे हैं सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अभी 2018 की बीडीओ की परीक्षा जो दोबारा होने वाली है, परीक्षा रद्द हो गई थी, उसे दोबारा कराने की तैयारी चल रही है। तो इन सभी परीक्षाओं में हिंदी महत्वपूर्ण है और हिंदी में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को हम शुरुआत करने वाले हैं। सच पूछिए तो अगर आप हिंदी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप यही देखेंगे कि पूरी हिंदी में आप कुछ पढ़ते नहीं हैं, आप केवल शब्द ही पढ़ते हैं। जब भी आप वर्ण से आगे बढ़ेंगे तो आप शब्द पढ़ेंगे, चाहे आप क्रिया पढ़ें, संज्ञा पढ़ें, सर्वनाम पढ़ें, विशेषण पढ़ें, क्रिया विशेषण पढ़ें, आप निपात पढ़ें, आप अलंकार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, रस पढ़ें, छंद पढ़ें, जहां पढ़ेंगे शब्दों का ही खेल है। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं, इस पर आप क्रमशः ध्यान देंगे और अगर आपने मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया तो हिंदी में पूरे के पूरे अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पहला मौका नहीं है कि हम लोग हिंदी को इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन YouTube पर मेरे लिए पहली बार है और YouTube पर ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि आने वाली परीक्षाएं इनका इंतजार कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण के बाद शब्द विचार को। शब्द विचार में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शब्द किसे कहते हैं। छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षाओं से लगातार पढ़ते आए हैं कि शब्द वर्णों का मेल है। वर्णों को यानी अक्षरों को आपस में मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। लेकिन वहाँ एक बात है, मेल कैसा हो? मेल ऐसा हो जो अर्थ निकाले, सार्थक मेल हो। अगर ये मेल निरर्थक है तो वहाँ शब्द नहीं बनेगा। आपने यहाँ लिखा है कि वर्णों के एक शब्द मैं यहाँ से हटा दूं, अगर बस यही वाला शब्द जिसे हम सार्थक कह रहे हैं, सार्थक शब्द को हटा देंगे, परिभाषा अधूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगा अधूरी? क्योंकि वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते, बल्कि
बल्कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जो सार्थक है। अगर मेल सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया है रोटी कपड़ा मकान। नौकरी पाने के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यही क्रम है। पहले व्यक्ति इस संसार में रोटी का इंतजाम, रोटी का यहाँ अर्थ है भोजन का इंतजाम करता है, उसके बाद कपड़े का, और अगर इन दोनों से ऊपर उठा तो फिर मकान का इंतजाम करता है। तो आइए देखते हैं, पहले समझेंगे कि रोटी शब्द जो है ये शब्द है। क्यों? क्योंकि रोटी का एक अर्थ है। जो ही हम कहेंगे रोटी तो आप समझ जाएंगे कि वो एक पदार्थ जो गेहूं के आटे से बन रहा है, जौ के आटे से बन रहा है, जिसे हम भोजन में ले रहे हैं अंदर। तो क्या देख रहे हैं? रोटी का अर्थ है। अगर इसे ही हम कह दें, इन्हीं को हम इस तरह से कर दें, यहां लिखा है टी रो, आप कहेंगे ये तो शब्द ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द नहीं होगा। शब्द बस वही होगा जिसका अर्थ निकलता है, और उसे ही हम सार्थक कहते हैं। अगर इनसे कोई शब्द बनता तभी जब इसका कोई अर्थ होगा, और इसका अर्थ नहीं होता। जैसे यहां लिखा है कपड़ा। कपड़ा जो ही मैं कहूंगा आप समझ जाएंगे कि हाँ, जो मैंने पहना है, जो आपने पहना है, जो हम सब पहन के अपने तन को ढकते हैं, शरीर को ढकते हैं। अच्छा कपड़ा, बुरा कपड़ा, छोटा कपड़ा, बड़ा कपड़ा। तो कपड़ा वो शब्द है जिसका हम अर्थ समझ रहे हैं। तो अर्थ समझ रहे हैं, इसलिए कपड़ा एक शब्द है। लेकिन अगर कपड़ा को हम इन्हीं वर्णों को लेकर के और कुछ इस तरह से एक शब्द बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शब्द तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लिखा है अड़ाकप, इन्हीं से बना है ना। आप कहेंगे कि तो वर्णों का मेल है। बिल्कुल भाई, मेल तो है ही, वर्ण आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मेल सार्थक नहीं है। मेल सार्थक नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। शब्द है कपड़ा, लेकिन ड़ाकप या जो कुछ भी हमने लिखा है, ऐसा हो सकता है कि ये आप कहें कि एक और लिख दीजिए। देखिए ये लिखा है पकड़ा, आप तुरंत समझ गए। पकड़ा अर्थ दे रहा है ना, पकड़ा अर्थ दे रहा है ना, वही वाले हैं। लेकिन जब यहां हमने वर्णों को मिलाया, जिस क्रम में मिलाया, तो ये अर्थ देने लगे, तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि हाँ ये शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ होता है। तो जो परिभाषाएं अलग अलग पुस्तकों में आपको मिलेंगी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। तो आप एक लाइन बस याद रखिए, एक शब्द याद रखिएगा कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक समूह को। अब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मकान है, अर्थ होता है मकान जहां हम रहते हैं। चोर शब्द का अर्थ है, चोर मतलब वो व्यक्ति जिसने आपका कुछ चुरा लिया। हो सकता है आपका ना चुरा है, किसी और का चुरा लिया, इसे चोर घोषित किया गया हो, इसका अर्थ तो होता है। तो चोर का अर्थ है। लेकिन अभी हमने एक शब्द लिख दिया, इसी को हमने लिख दिया रचो। अगर रचो का भी अर्थ होता होगा तो ये भी शब्द होगा, अगर अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि शब्द होता है का मतलब ये है कि सब लोग जानते हैं। अब कोई मुझसे आकर कहे कि नहीं हम जानते हैं कि रचो मतलब मोती होता है, हम इसका अर्थ जानते हैं, तो आपके जानने से नहीं होगा, दुनिया जाने, जो लोग भाषा के जानकार हैं वो जानेंगे, तब माना जाएगा। अपने मन से हम कहे अड़ाकप मतलब जेल होता है, हम जानते हैं इसका अर्थ, आपके जानने से नहीं होगा, सब जानेंगे, तब सर्वमान्य अर्थ होना चाहिए। ऐसा कोई अर्थ नहीं होना चाहिए कि आप बस जानेंगे, आपके जानने से, मेरे जानने से नहीं होगा, सर्वमान्य अर्थ होगा, उसे ही हम सार्थक कहेंगे। तो मैं इस बात पे अब आ गया हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि नींव यही है। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, मेल कैसा हो? सार्थक हो। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इन शब्दों से क्या क्या और आगे हमें सीखना है, क्या क्या करना है। हमने शब्द तो सीख लिया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के उदाहरण हमने देखे, रोटी, कपड़ा, मकान, चोर, डकैत, जो कुछ आप समझ में आता है, राक्षस, दानव, मानव, देवता, जिनका अर्थ हो, बस इतना ध्यान रखना है। और अर्थ कैसा?
जिसे सब मानते हों। सब मानने का मतलब जो सर्वमान्य है, यानी सब मानने वाले हों। तो शब्द की परिभाषा को हमने यहां समझा। अब हम आगे बात करेंगे कि शब्द कितने प्रकार का होता है। शब्द कई प्रकार का होता है, अलग अलग आधारों पर इसे बांटा जाता है। जैसे रचना के आधार पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जैसे प्रयोग के आधार पर, जैसे अर्थ के आधार पर। तो आइए हम उनकी बात करेंगे, लेकिन उस बात को करने से पहले थोड़ा हम ध्यान देते हैं कि हमने ये वर्ण पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उनके क्रम, उच्चारण, सब कुछ के बारे में पढ़ा। सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, वो सब कुछ यूट्यूब पर आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। हिंदी में आप जाएंगे, सब कुछ क्रमशः आपको मिल जाएगा, उसको देख भी लीजिए एक बार, क्योंकि वर्ण नींव है और शब्द आनंद है। शब्द ही आनंद है भाषा का, क्योंकि शब्द से ही सब कुछ होना है। तो इस शब्द को हम वर्णों से बनाते हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। और जब कई वाक्य मिलते हैं ना एक साथ, तो वाक्यों के व्यवस्थित क्रम से बन जाता है एक अवतरण, और इसी से बनता है एक चैप्टर, अध्याय, पाठ, उससे एक पुस्तक का निर्माण होता है। तो वास्तव में वर्ण से ही पुस्तक का निर्माण होना है। अक्षर को हटा देंगे तो पुस्तक में कुछ बचेगा थोड़ी, लेकिन क्रमशः वर्णों से शब्द का निर्माण, शब्दों से वाक्य का निर्माण, वाक्यों से अध्याय का निर्माण, अध्याय से पुस्तक का निर्माण। लेकिन वाक्यों से पहले अवतरण बन जाएगा, फिर जो है वो इस क्रम में आएगा कि अध्याय बना लेंगे या पुस्तक बन जाएगा। अब आइए बात करते हैं शब्दों के प्रकार पर। चलिए आइए देखते हैं शब्दों के प्रकार के बारे में कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को कई प्रकारों में या कई आधारों पर हिंदी में बांटा गया है कि किस प्रकार से, किस आधार पर कितने प्रकार के शब्द होंगे। जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार का शब्द हमें देखना है, किस प्रकार रूढ़ शब्द होता है, किस प्रकार यौगिक होता है, इनको हम आगे देखेंगे। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर हिंदी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, थोड़ी थोड़ी बात हम यहाँ करते चलते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वो एकदम अंतिम शब्द है, उसे तोड़ेंगे तो शब्द नहीं रह जाएगा। जैसे एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं रोटी का ही। रोटी एक शब्द है, अगर इसे हम तोड़ देंगे, जैसे हम रो अलग कर दें, टी अलग कर दें, तो ये अर्थ नहीं देगा, तो ये रूढ़ शब्द है। ऐसे ही यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे हिम और आलय। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया निर्माण करेंगे, हिमालय, जो कि एक पहाड़ है, एक विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है जो भारत के उत्तर में स्थित है और भारत को एक नया कवच प्रदान करती है, भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या हो गया, यौगिक शब्द, हिम और आलय से मिलकर के बना है। ऐसे ही योग रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होंगे जो यौगिक भी होंगे और रूढ़ भी होंगे। तो ऐसे शब्द, जैसे एक शब्द मैं एग्जांपल लेता हूं, जलज। जलज एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप कहेंगे कैसे? ऐसे भाई, ऐसे, जल धन ज। आप कहेंगे ज एक शब्द है क्या? हम कहेंगे हाँ, जिस शब्द का अर्थ निकलता है, जिस वर्ण के मेल का अर्थ निकलता है, उसे शब्द ही कहते हैं। आप कहेंगे वर्णों का मेल तो हुआ नहीं, वर्णों का मेल हुआ नहीं है, लेकिन अर्थ दे रहा है ना। ज का अर्थ होता है जन्म लेना, ज मतलब जन्म लेना, ज मतलब जन्म लेना। जैसे जल धन ज, यानी जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। इस जलज में 2 शब्द मिल गए, तो दो शब्द मिले तो कन्फर्म हो गया कि यौगिक शब्द है। आप कहेंगे रूढ़ कैसे होगा? रूढ़ ऐसे होगा कि इस जलज के बहुत सारे अर्थ होंगे, जो जल में पैदा होगा सबको हम जलज कहेंगे। जैसे हम जलज, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ कि जलज में, जैसे जल में पैदा होता है सिंघाड़ा, अभी मौसम चल रहा था सिंघाड़े का, सिंघाड़ा, वाटर नट, अंग्रेजी वाले वाटर नट कहते हैं, वाटर नट फ्राई। सिंघाड़े को भूंज देंगे ना
तो उसे वाटर नट फ्राई कहेंगे। तो सिंघाड़ा जल में पैदा होता है, आप सिंघाड़ा खाए होंगे, जल वाला फल है, तो इसे भी आप जलज कह सकते हैं। लेकिन इसे जलज कहते हैं कि नहीं, आगे देखते हैं। जैसे जल कुम्भी है ना, जल कुम्भी गड़ाई उड़ाई में खूब होता है, तो ये जल कुम्भी, इसे भी आप कह सकते हैं कि जल में पैदा हो रहा है। जल में, इनके अलावा जल में शैवाल पैदा होता है। शैवाल, शैवाल अरे काई कहते हैं हम लोग, काई, काई पैदा होता है जल के अंदर, इसे भी जलज कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में जलज कहते किसे हैं? जलज कहते हैं कमल को। कमल, कमल एक फूल है, कमल वह फूल है जिस पर ब्रह्मा जी आसन लगाते हैं, वही वाला, तभी तो उनको कमलासन कहते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं ना, ब्रह्मा का पर्यायवाची है कमलासन का है, कहें कि कमल पर आसन लगा के बैठते हैं ब्रह्मा जी। आइए देखते हैं। तो कमल शब्द जो है, इस कमल शब्द को हम जलज से निकाल कर लाए हैं। तो जल में तो शैवाल भी पैदा हुआ, जल में तो सिंघाड़ा भी पैदा हुआ, जल में जलकुम्भी भी पैदा हुआ, जल में कमल भी पैदा हुआ, लेकिन हम जलज शब्द को इस कमल के लिए क्या करते हैं? रूढ़ करते हैं, निश्चित करते हैं। इसीलिए ये जलज शब्द यौगिक तो था ही, अब रूढ़ भी हो गया, इसलिए इसे हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिए वीडियो को, आनंद भी आएगा और समझ में भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पे हमने देखा रूढ़ शब्द था, यौगिक शब्द था, योग रूढ़ शब्द था। अब इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार का होगा। 5 प्रकार के शब्द होंगे। कौन कौन सा होगा भाई? तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। तत् मतलब उसके, असम मतलब समान, उसके समान, उसके ये सर्वनाम है, उसके निश्चित रूप से किसी संज्ञा के बदले में आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, सबका नाम होता है। तो उसके मतलब किस संज्ञा के? संस्कृत के, क्योंकि हमारी जो ये हिंदी भाषा जिसे हम पढ़ रहे हैं ना, ये संस्कृत से उत्पन्न भाषा है। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके मतलब किसके? संस्कृत के। तो संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी में एकदम प्रयोग होते हैं, प्राण, प्रातः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जल, तद्भव, 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 तद मतलब उससे, अभव, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवाव भवाम। पढ़े होंगे रूप, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। भू मतलब, भव मतलब भू धातु, भू का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जो शब्द उससे उत्पन्न शब्द, तद मतलब उससे, अभव मतलब उत्पन्न होना, उससे यानी किससे? संस्कृत से। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, और ऐसे शब्द अगर हिंदी में हैं तो उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द। और जैसे है दही, दही ये उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, किससे? दधी से। दधी इसका संस्कृत वाला रूप था। जैसे दूध, इसका रूप क्या था? दुग्ध। तो इस संस्कृत वाले से ये पैदा हुआ है, इसलिए इसे हम तद्भव कहते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली लेखपाल की परीक्षा में, बीडीओ की परीक्षा में, आने वाले सीसैट की परीक्षाओं में, जो पीसीएस आईएएस की सीसैट की परीक्षा होती है, यूपी पुलिस की परीक्षा में, दरोगा की परीक्षा में, बिहार एसआई की परीक्षा में, बिहार पुलिस की परीक्षा में, जहाँ जहाँ हिंदी आई ओजा तत्सम तद्भव पूछाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लीजिएगा इस शब्द वाले चैप्टर को, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे भाई। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे देश काल परिस्थितियों ने पैदा कर दिया। देशज, देश मतलब देश जहां हम निवास कर रहे हैं, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, और ज मतलब जन्म लेना। तो जो देश के अंदर जन्म लिया है उसे हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी,
पगड़ी बांधते हैं हम, ये पगड़ी कहीं और से नहीं आया बल्कि हमने ही अपने देश में पैदा किया। पगड़ी, टरटराना, खटखटाना, रोड़ा, तुम मेरे काम में रोड़ा अटका रहे हो। तो यहाँ पर रोड़ा क्या हो गया? देशज शब्द है, ये हमारे देश काल परिस्थितियों ने पैदा किया। खटिया, मचिया, बिछौना, बहुत सारा ऐसा शब्द है जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये संस्कृत से नहीं आया है, ये अपने आप देश काल परिस्थितियों ने पैदा किया है, जन्म लिया है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। और बहुत सारा ऐसा शब्द होता है जो हमारी इस भाषा में विदेश से आ गया है और हमारी भाषा में इतना रच बस गया है कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। जैसे रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में इतना रच बस गया है कि रिक्शा को रिक्शा ही कहेंगे। यहाँ तक कि अपनी भोजपुरी में रिक्शा को रिक्शा ही कहेंगे। ये जानते ही नहीं हैं कि किस भाषा का शब्द है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, किसी विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन हमारी हिंदी में एकदम शामिल हो गया है। अब रिक्शा के जगह पे कोई और अर्थ होता ना तो दिनेश लाल यादव निरहुआ रिक्शा वाला नहीं बल्कि कुछ और शब्द का इस्तेमाल करते, लेकिन संभव नहीं था। निरहुआ रिक्शा वाला भोजपुरी की पिक्चर है, देख लीजिए टाइम मिले तो। देखिए आगे, तो रिक्शा विदेशी भाषा का शब्द है, रिक्शा हुआ। रेल देखिए ना, रेल दूसरे का छोड़ दीजिए, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये हमारी हिंदी में ऐसे रच बस गया कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। डॉक्टर, क्रिकेट, हॉकी, टॉफी, बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों का दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये तो मैं कुछ अंग्रेजी वाले बता रहा था। जैसे बाल्टी, तौलिया, रुमाल, कारतूस, काजू, संतरा, कितना गिनाऊं, बहुत सारे शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी भाषा में एकदम रच बस गए हैं, उनके जगह पे कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं हमको। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी भाषा के शब्द कहेंगे। उत्पत्ति यानी कि जो स्रोत है उस आधार पर यह भी एक प्रकार है विदेशी भाषा के शब्दों का। इसको हम अलग अलग जानेंगे कि कौन कौन सा अरबी भाषा का है, कौन कौन सा फ्रेंच भाषा का है, कौन सा जापानी भाषा का है, कौन सा पुर्तगाली भाषा का है, कौन सा फारसी से आया है। तो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द हमारे यहाँ आए हैं उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आता है। मतलब जिसने शब्द वाला पूरा चैप्टर पढ़ लिया मेरे भाई, समझो कि उसने आधी हिंदी या हिंदी के जितने प्रश्न आएंगे उसमें से आधे प्रश्न आपके इसी टॉपिक से आएंगे, शब्द विचार से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है और सारे प्रश्न यहीं से मिल जाते हैं। आधे तक के प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। अगर 50 प्रश्न आएगा तो 25 इन्हीं चैप्टर में से आएगा, चाहे वो तत्सम तद्भव से पूछता हो, चाहे देशज विदेशज से पूछता हो, चाहे विकारी में संज्ञा से पूछे, सर्वनाम से पूछे, विशेषण से पूछे, पर्यायवाची पूछे, विलोम पूछे, सब इसी चैप्टर के अंतर्गत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर, संकर शब्द। संकर शब्द, ऐसा संकर देख करके आप गुस्साइएगा मत कि हम भगवान शंकर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो शंकर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, डमरू वाले हैं, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इनकी बात तो दुनिया कर रही है और हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ के शंकर की बात कर रहे हैं। शंकर का मतलब होता है मिलावट, मिश्रित। कैसा मिश्रित? दो को ला के मिला दिया। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं संकर प्रजाति, गेहूं की संकर प्रजाति, धान की संकर प्रजाति, आम की संकर प्रजाति, तो वैसे ही ये भाषा का संकर प्रजाति है। कैसे? देखिए, जैसे आप देखेंगे कि संकर का मतलब यहाँ मिक्स करना है, मिश्रित करना है, दो भाषा के शब्दों को मिश्रित किया जाएगा। जैसे आप देखिए, रेल एक शब्द है, रेल, इसी में मिला दिया गाड़ी, तो ये देशज शब्द है हिंदी में और ये अंग्रेजी शब्द है, दोनों मिलाएंगे तो बन जाएगा रेलगाड़ी। क्या बन जाएगा? रेलगाड़ी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे संकर शब्दों में जो दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ जोड़ करके बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर प्रयोग के आधार पर। अभी तक हमने क्या देखा? 3 प्रकार के शब्द बनावट के आधार पर, 5 प्रकार के शब्द उत्पत्ति के आधार पर, और अब देख रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द।
विकारी का मतलब क्या, कि जिसमें कुछ परिवर्तन हो, बदलाव हो, विकार उत्पन्न हो। जैसे कोई शब्द है, जैसे ये है, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे दौड़ एक एग्जाम्पल है, दौड़ता। तो अगर इस दौड़ क्रिया को हम प्रयोग करेंगे किसी पुरुष के लिए तो कहेंगे कि राम दौड़ता है। लेकिन अगर नंबर सीता का आएगा तो हम कहेंगे सीता दौड़ता है। तो हमें तुरंत समझाया जाएगा कि इसको जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है। जैसे मेरा एक बेटा है, छोटा बेटा है, वो सबको ऐसे बोलता है कि बाबा गई, पापा गई, पापा आई, मम्मा आया। तो उसे नहीं पता कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है। अभी मैं क्रमशः उसे पढ़ाऊंगा तो फिर धीरे समझ जाएगा, या बिना पढ़े भी समझ जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। विकार कैसा होगा, सीता दौड़ती है, राम दौड़ता है। अगर ये दोनों हटा दो तो कहेंगे रावण के सभी लड़के दौड़ते हैं। तो दौड़ता भी हुआ, दौड़ती भी हुआ, दौड़ते भी हुआ, यानी बदलाव हुआ। दौड़ता शब्द में बदलाव हुआ और इसी बदलाव की वजह से इसे हम कहेंगे कि ये शब्द कैसा है, बदलाव वाला शब्द है, विकारी शब्द है। और विकारी शब्दों को हम इस तरह समझेंगे कि संज्ञा में बदलाव होता है। आप कहेंगे नहीं, संज्ञा बदलाव कैसे होगा? अरे होता है भाई। लड़का, लड़की, लड़के, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? लड़का शब्द था, लिंग के आधार पर लड़की हो गया, और वचन बदल गया तो लड़का से क्या हो गया, लड़के। तो बदलाव हुआ संज्ञा में। तो संज्ञा में बदलाव होगा, सर्वनाम में बदलाव होगा, विशेषण में बदलाव होगा। इनको हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं, विशेषण में क्या होगा, जैसे अच्छा पति। तो ठीक है, अच्छा यहाँ विशेषण है, लेकिन हम कह दें कि अच्छी पति, तो आप कहेंगे इसको लिंग का ज्ञान नहीं है। पति कैसे अच्छी होगी, पति तो अच्छा होगा। तो हम कहेंगे हाँ अच्छी पत्नी। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा और अच्छी ये दोनों क्या हैं, विशेषण हैं। लेकिन एक बार अच्छा हो रहा है तो एक बार अच्छी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिंग के आधार पर बदलाव होता है। जैसे लिखा है बच्चे, तो बच्चे जब कहा जाएगा तो ना अच्छा कहा जाएगा ना अच्छी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे लिंग के आधार पे नहीं देखना, अभी वचन के आधार पे देखना है कि बच्चा नहीं बच्चे। अगर बच्चा होता तो अच्छा बच्चा होता, और बच्चे हो गया तो अच्छे बच्चे। हम अच्छा बच्चा अब नहीं कहेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बारीकी से हम इसको समझेंगे, बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में बदलाव होता है। किस आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। तो इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें बदलाव नहीं होता, जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्या कहेंगे कि घोड़ी तेजी दौड़ती है? नहीं, कहेंगे घोड़ी तेज दौड़ती है। अब कई घोड़े हो गए तब घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो आपने क्या देखा, मैं लिख करके नहीं बोल के समझा रहा हूं कि घोड़ा तेज दौड़ता है में दौड़ता में बदलाव होगा। घोड़ी दौड़ती है, घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन तेज में बदलाव नहीं हुआ। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो ये तेज में बदलाव नहीं हो पा रहा है, लिंग के आधार पे भी नहीं हुआ, वचन के आधार पे भी नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं होता। बदलाव हुई तो विकारी कहाई, अब बदलाव ना हुई तो अविकारी कहाई। तो अविकारी काका हुई, अविकारी 5 गो बा। कौन कौन बा? क्रिया विशेषण बदलाव ना होला, संबंध बोधक अव्यय बदलाव ना होई, समुच्चय बोधक अव्यय एहू में ना होई, विस्मयादि बोधक अव्यय इसमें भी नहीं होगा। और एक होगा निपात। निपात बात करेंगे हम लोग। निपात का भी प्रयोग करते हैं हम वजन देने के लिए। किस पर वजन देने के लिए? शरीर पर नहीं, शब्द पर। शब्द पर वजन देने के लिए। कैसे? तुम ही मेरे पति हो। अब पति को पूरा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है पत्नी की तरफ से कि फाइनली तुम ही मेरे पति हो।
तुम पति हो, तुम मेरे पति हो, उतना बल नहीं मिल रहा है तुम पर, तुम ही मेरे पति हो, मतलब और कोई संबंध हमारा बाहर भीतर नहीं है। जैसे तुम भी मेरी पत्नी हो, ये वाकई ही एक झगड़े का जड़ बन जाएगा। तुम भी मेरी पत्नी हो मतलब तुम भी हो, इसका मतलब कहीं और भी पत्नी है। तुम भी हो, तुम भी एक तुम भी मेरी पत्नी हो। तो ये शब्द ही निपात बड़ा बवाल का काम करा देगा, बल देता है शब्दों पर। तुम ही यहाँ पे निपात है, भी यहाँ पे निपात है, तक होता है, बहुत सारे निपात पे हम बात करेंगे। एग्जाम में अक्सर मैं देखता हूँ कि ही, भी, तक, इन सब से प्रश्न आते रहते हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात, ये सभी अभिकारियों पर हम बातचीत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं भाई? एकार्थी शब्द, वे शब्द जो एक अर्थ देते हैं। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द जो कई अर्थ देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ा ये क्लास मेरी लंबी हो रही है, इस वजह से इसको हम थोड़ा कम में कर रहे हैं। अगली क्लास से हम पूरा एकदम क्रम से इस पे बातचीत करेंगे, क्रम से चलेंगे। जैसे एकार्थी और अनेकार्थी में एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। जैसे एक शब्द है द्विज, फिर से मैं ज ला दिया ताकि आपको बता चुका हूं, समझना आसान रहे। द्वि मतलब दोबारा, ज मतलब जन्म लेना या 2 बार जन्म लेना। जो जो इस संसार में 2 बार जन्म लेता है ना, सबको द्विज कहा जाता है। कौन कौन 2 बार जन्म लेता है? जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा क्या चाव चाव करेगा आके तुरंत, कि काव काव करेगा, और ना ही कुकू करेगा। अंडा कुछ नहीं कर पाएगा। जब अंडा फूटेगा तो उसमें से निकलेगा चूजा, और वो करेगा कुकू को। अनेकार्थी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक नहीं बल्कि एक से अधिक कर देते हैं, तो उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं द्विज का। द्विज का मतलब क्या है? द्वि मतलब होता है दोबारा या 2 बार, और ज मतलब तो जानी गए हैं आपके जन्म लेना। तो 2 बार जो जन्म लेगा उसे द्विज कहा जाएगा। तो इस संसार में 2 बार कौन जन्म लेता है? जितना अंडे से उत्पन्न होने वाला है, अंडज जितने हैं, अंडज, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न होने वाला। जैसे मुर्गा, मुर्गा अंडे से उत्पन्न होता है। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया और अंडा आते ही लगेगा बाग देने, को, तो उसे नहीं कहा जाएगा। एक ही बार अंडा ही अगर लगा बोलने तो एक ही बार जन्म में काम उसका हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंडा कुछ दिन तक मुर्गी के पास रहता है, मुर्गी उस अंडे को सेती है और उसके बाद तब जाकर उससे एक नया चूजा निकलता है जो बाद में फिर मुर्गा बनता है। तो 2 बार जन्म हुआ मुर्गे का। ऐसे जितने पक्षी हैं जो भी अंडा देते हैं, वो अंडा एक बार देंगे, माँ के गर्भ से अंडा आएगा और फिर उस अंडे से निकल कर एक नई संतान पैदा होगी। तो 2 बार जन्म हुआ, तो 2 बार जन्म वाले को हम द्विज कहेंगे। तो जितने पक्षी हैं सब द्विज हैं। सांप, सांप भी अंडा देता है, तो सांप भी क्या हो गया? द्विज हो गया। ऐसे ही ब्राह्मण, ब्राह्मण अंडा नहीं देता लेकिन ब्राह्मण भी द्विज है। ब्राह्मण ऐसा मत सोचना कि ब्राह्मण भी अंडा देता है या क्षत्रिय है, ये सब नहीं है। ये अंडा नहीं देते। इनको द्विज इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये एक बार माँ के गर्भ से पैदा हुए, और फिर जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा, 16 संस्कारों की चर्चा है वेदों में, ऋग्वेद में। उन 16 संस्कार में से एक संस्कार है जनेऊ धारण करना या उपनयन संस्कार। तो इस संस्कार के बाद माना जाता है कि अब ब्राह्मण दोबारा जन्म ले रहा है। जनेऊ संस्कार तो वेदों में क्षत्रियों का भी होता था, वैश्यों का भी होता था, लेकिन शूद्रों का नहीं होता था। वेदों में ऐसा बताया गया है। तो ब्राह्मण भी द्विज कहलाएगा क्योंकि जनेऊ संस्कार हो रहा है, क्षत्रिय भी द्विज कहलाएगा क्योंकि जनेऊ संस्कार हो रहा है, वैश्य भी कहलाएगा क्योंकि उसका भी जनेऊ होता है, दोबारा जन्म माना जाएगा। लेकिन शूद्र और महिलाएं इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि उस काल में शूद्र और महिलाओं को जनेऊ संस्कार से दूर रखा गया था, जनेऊ संस्कार इनका नहीं होता था। तो ऐसे ही जैसे द्विज के 2 अर्थ हैं, कई अर्थ और भी हैं। समानार्थी शब्द, जो शब्द समान होते हैं जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एक प्रकार है। अर्थ के आधार पर समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, राजा का रंक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, इस तरह से। और समध्वनि भिन्नार्थक शब्द अंतिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समध्वनि भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो एक ही जैसे बोलने में होते हैं ध्वनि में, लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। बोलने में एक जैसे होंगे, अनल अनिल, अनल अनिल, अंश अंश, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अनल का अर्थ क्या होगा? आग, और अनिल का अर्थ हवा। अंश का अर्थ क्या होगा? कंधा, और दूसरे वाले अंश का अर्थ क्या होगा? भाग, हिस्सा। तो जो शब्द बोलने में सुनने में एक जैसे हों, इसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा भिन्न अर्थ में, ऐसे शब्दों को भी हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे क्लास में आज हमने चर्चा किया है कि किस प्रकार से शब्द की परिभाषा है, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को किन किन आधारों पर विभाजित करते हैं, बांटते हैं, और ये कौन कौन से प्रकार हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के शब्द, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द, विकारी शब्दों में 4 प्रकार, अविकारी शब्दों में 5 प्रकार। तो इन सब पर अब क्रमशः आपको क्लास मिलेगी और उस क्लास का आप आनंद उठाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में अपना झंडा गाड़ के आएंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि अगली क्लासेस में क्या रहेगा। तो अगली क्लास में हम रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में स्पष्ट बात करेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको जो ही रिलीज हो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आगे मिलते हैं।